हाँ दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और हम आपसे विशेष मुलाकात के लिए आए हैं क्योंकि आप चमार जाति के एक चिंतक हैं और अच्छे अच्छे लेख लिखते हैं और आपने फेसबुक पर भी अपने ग्रुप्स और व्हाट्सएप पर भी अपने सामाजिक विचारों से जो है क्रांति फैलाई है और आप एक अनुभवी व्यक्ति भी लगते हैं। तो आज हमारा मिलने का आपसे यही हमारा बड़ी तमन्ना थी कि हम भी भाई अपने समाज के ऐसे सामाजिक लोगों से मिलने की बड़ी चेष्टा रखते हैं कि भाई कुछ हमारे समाज को भी बड़े आपसे उम्मीदें होती हैं कि हमारे ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि चमार समुदाय के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है, सब अपनी घर गृहस्थी और दाल रोटी में मस्त हैं। तो आप हमारे समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने भी अपने जीवन की शुरुआत एक सामान्य व्यक्ति से की है, आज आपका काफ़ी अच्छा खासा आपने डेवलपमेंट किया है, तो इसके पीछे का कारण बताएं और हमारे लोगों को क्या करना चाहिए उस पर भी कुछ अपना दर्शन करें। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का धन्यवाद करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने विचार रखने का। जी देखिए, मैंने तकरीबन 17 साल तक तो लगातार प्राइवेट नौकरी की जी, और उसके बाद फिर अब तकरीबन 4-5 साल से मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा कंसल्टेंसी का काम है जी। प्राइवेट नौकरी के बारे में लोग बड़ा आसान समझते हैं कि ये बड़ा आसान है। देखिए, बाकी लोगों के लिए बड़ा आसान होगा, बट मैं चमार जाति से हूँ और मेरे लिए ये नौकरी करना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। सरकारी नौकरी के मुकाबले प्राइवेट नौकरी में हमारे लिए चैलेंज ज़्यादा है जी। तो मैं नई पीढ़ी के लिए ये कहना चाहूँगा कि नई पीढ़ी को सिर्फ नौकरियों के पीछे नहीं भागना चाहिए जी। अब हमारी ज़रूरत नौकरी लेने की नहीं, नौकरी देने की है जी। तो हम लोगों को व्यापार की तरफ जाना होगा जी। व्यापार की तरफ जाएंगे तो उससे सब लोगों को मिल पाएगी। अभी सरकारी नौकरियां 1.5-2% नौकरियां हैं जी जी जी। और हमारी जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से हमारी पॉपुलेशन का गुजारा सरकारी नौकरियों से नहीं होगा। तो व्यापार में किस किस तरह से जाना चाहिए? मतलब देखिए, व्यापार के तो बहुत सारे तरीके हैं। व्यापार आप छोटे फल सब्जी बेचने से लेकर और आप ठेकेदारी तक या कोई बड़ी कंपनी खोल कर कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया भर के ऑप्शन है। अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम समुदाय एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता जी। उन्होंने ये मान लिया है कि अल्टीमेटली हम जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका मकसद है पैसा कमाना। प्रैक्टिकली ये दिखता भी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जबकि शिक्षा का मतलब अलग है। तो लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे ये देखा जाता है कि हम जो शिक्षा लेते हैं लास्ट में जाकर हम ये सोचते हैं कि उस शिक्षा लेने के बाद हमारी अर्निंग का जरिया क्या है जी। तो मुस्लिम समुदाय अपनी अर्निंग की तरफ फोकस करता है, वो ज़्यादा डिग्रियां लेने पर विश्वास नहीं करता और एक बेसिक एजुकेशन के बाद वो तुरंत ही कमाने की तरफ जाता है। हमारे समाज के साथ समस्या इसके विपरीत है कि हम एजुकेशन की तरफ भाग रहे हैं जी। एजुकेशन की तरफ भाग रहे हैं और उसके बाद कमाने की तरफ हमारा ध्यान नहीं है जी। और देखिए, लास्ट में जो एक समस्या मैंने फेस की कि आप जातिगत दुर्भावना जो है ना, जातिगत भेदभाव जो है वो बहुत ज़्यादा है जी। और उसका शॉर्ट में अगर मैं कहूँ, सारे कारण गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में कहूँगा तो देखिए, गरीब आदमी के साथ ही ये दुर्भावना ज़्यादा होती है, अमीर के साथ कम होती है। प्रैक्टिकली यही है, होती तो अमीर के साथ में भी है पर ज़्यादातर 90% केस गरीब आदमी के साथ ज़्यादा है। तो सब लोगों को, मैं तो अपनी समाज के लोगों को ये कहूँगा कि उनका मेन फोकस ये होना चाहिए कि वो अमीर कैसे बने। ठीक है, और वो चीज़ जो है हमें व्यापार से ही हो सकती है। व्यापार ही सब लोगों का पेट भर सकता है। लेकिन हमारे समाज के लड़के लोग तो ज़्यादातर इसलिए पढ़ते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिले। हाँ, असल में उन लोगों को पता ही नहीं कि सरकारी नौकरियां हैं कितनी। तो पढ़ते ही इसलिए हैं कि हर आदमी इसी दौर में शामिल है कि सरकारी नौकरी मिल जाए और बस। आप बताइए, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है? जी बिल्कुल नहीं मिल सकती। नहीं। तो फिर वो प्राइवेट नौकरी की तरफ जाएंगे। प्राइवेट नौकरियों में ये जाति दुर्भावना ज़्यादा है। बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि ताकि हमारे पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य भी हो। वो बेचारे तसला ढोते हैं, मजदूरियां करते हैं, तो उससे बचने के लिए भी उनका अच्छा जीवन यापन भी गुजर सके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उन लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैंने बोला आपको व्यापार की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो अंधविश्वास है इनसे बचना पड़ेगा। अच्छा। आप उससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बचेगा। ठीक है, और आपका मन पवित्र रहेगा, साफ रहेगा कि आपके दिमाग में फालतू की चीजें नहीं चलेंगी। ये बात भी आपने सही ठीक है। मैंने देखा है कि ये जहारवीर, गोगा और कावड़ उठाए लोग घूमते रहते हैं
उसका कोई नतीजा नहीं है। हाँ, ऐसा हमने भी देखने को मिला है, आप सही बोलते हैं कि जैसे पेपर होने होते हैं या किसी को प्रैक्टिकल पास करना होता है तो वो कहीं कोई कावड़ बोलता है, कोई जात बोलता है, कोई प्रसाद बोलता है, कोई पीर पे कली फेरता है, कोई सिगरेट चढ़ाता है, कोई पान चढ़ाता है। तो क्या इन सब चीज़ों से क्या हमारे समाज को क्या कोई लाभ होने होता है क्या? देखिए, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता और मुझे लगता है कि पहले तो मैं धार्मिक था जी, टिपिकल वैसी टाइप का, अंधविश्वासी टाइप का धार्मिक मान लो। लेकिन जब से मैंने इन चीज़ों को छोड़ दिया है, मेरी पैसे की तो बचत हो रही है, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आ गया है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता जी। आप इनको नहीं करेंगे तो आपका अच्छा होगा, मेरा कोई काम कभी नहीं रुकता। जी बिल्कुल, वो तो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल, ये मेहनत ही एक ऐसा वो है जिसके दम पर आप दुनिया जीत सकते हो। नहीं बिल्कुल, आपने जो व्यापार की बात कही है वो तो गुरु रविदास जी ने भी अपनी वाणियों में 600 साल पहले कही है भाई। प्रभु भक्ति शर्म साधना जग में जिनके पास उनका जीवन सफल भयो है, सत बासे रविदास। प्रभु का मतलब होता है समझना, समझदारी से काम करना। शर्म साधन, प्रभु भक्ति यानी कि जिनके पास सोचने समझने की क्षमता होती है, उसके आधार पर वो चलते हैं। और शर्म साधना जग में जिनके पास उनका जीवन सफल भयो, सत बासे रविदास। तो गुरु जी ने कहा है भाई, कर्म बंधन में बंध रहो, फल की न तजियो आस, कर्म मानुष को धर्म है, सत बासे रविदास। तो उन्होंने कर्म के ऊपर बड़ा जोर दिया है कि भाई कर्म ही आदमी के लिए जरूरी है, जिससे हमारा जीवन में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है हमारे लोगों को व्यापार के फील्ड में जाना चाहिए। व्यापार जो शिक्षित है, शिक्षा जहाँ जब लेनी हो ले लो, लेकिन शिक्षा भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और क्योंकि व्यापार में भी शिक्षा का बहुत जरूरी, बिल्कुल व्यापार करने आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। व्यापार का मतलब है, देखिए आपने जो बात बताई है मुस्लिमों की, अभी उनकी मंडियाँ, सब्जी, फल ठेले, इस तरह का वो रोजगार व्यवसाय करते हैं। और अंधविश्वास पे भी हम जो अभी चर्चा कर रहे थे, अंधविश्वास से दूर होना चाहिए हमारे समाज के लोगों को। अंधविश्वास एक बड़ा चेतावनी है। बिल्कुल, इसने हमारे विकास को रोक दिया है। बहुत बड़ा तबका इस चीज़ से ग्रस्त है और उनकी तरक्की में एक बहुत बड़ी बाधा है। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, कई 12-12 13-13 घंटे पढ़ने के बाद वो नौकरियां लगती है, फिर भी वो पहाड़ों में, जंगलों, गुफाओं में जा करके मत्थे टेकते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं। वो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि उन लोगों को आप अगर वो पैसा वहाँ जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में जा रहे हैं खर्च करने, बाबाओं के पास जा रहे हैं, तो वो उनका पैसा ठग रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। पैसा उनको समाज में लगाना चाहिए। हमारे अपने गुरु घर हैं, उनमें एजुकेशन सिस्टम को, बिल्कुल ट्यूशन सेंटर खोलने चाहिए, अपने अपने कोचिंग। बिल्कुल, अभी अब अपना एक सुक्रताल में भी हो रहा है, बहुत अच्छी पहल है, उसकी बहुत सख्त जरूरत है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो लोग इधर उधर दान पुण्य करते हैं, इनको क्या करना चाहिए समाज में? नहीं, देखिए, दान की आपको वहाँ जरूरत नहीं है जहाँ पर आपको एजुकेशन के लिए खर्च करना चाहिए। अगर जिसको दान देना है वो जो अपना वहाँ पर सुक्रताल में, या बहुत सारे, मैंने आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है, कई सारे अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पैसा देंगे तो वो पैसा आपके ऊपर वापस आएगा, ब्याज समेत वापस आएगा आपको, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। क्योंकि देखिए हमारे गुरुघर जो आश्रम है, वो उनको कहीं से चंदा पत्ती, बिल्कुल बिल्कुल, तो नौकरियां तो आती नहीं है, वो तो हमारे समाज के, क्योंकि दूसरे लोग समाज के लोग तो वहाँ नहीं देते, और हमारे समाज के लोग दूसरों के मठों में, मंदिरों में दान देकर उनको संपन्न करते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए हमारे लोगों को अपने समाज के एजुकेशन पे, अपने गुरु घरों पे खर्चना चाहिए, जिनमें हम शादी ब्याह और ये पार्टियां और सब अपना मैनेज करते हैं अपना। बिल्कुल, हम लोगों को, हमारी अपनी संस्कृति है, अपने आश्रम बिल्कुल। अपने। और अब फिलहाल जो प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है जिस तरीके से, उस तरीके से एजुकेशन इतनी महंगी हो जाएगी कि हमारे लिए अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। तब हमें ऐसे संस्थानों की जरूरत पड़ेगी जो हम ये बना रहे हैं, और हमें अपना पैसा इकट्ठा करके ऐसे प्रोजेक्ट जगह जगह चलाने चाहिए। तो जो जैसे कुछ लोग तो ऐसे हैं आज भी हमारे समाज के लोग, क्योंकि शिक्षा आज पैसे के बदले मिलती है। लोग ये कहना तो बहुत आसान है कि भाई शिक्षित बनो, शिक्षित बनो तो एक शब्द लगता है कहने में, लेकिन शिक्षित बनने के लिए कितनी कितनी फीसें जमा होती हैं। अभी कितने ऐसे सारे कोर्स है जिनको लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन वो पैसे की। देखिए, आज की तारीख में आप सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए, मेडिकल में एक आम आदमी के बस की नहीं रही कि वो अपने बच्चों को मेडिकल की MBBS की डिग्री दिला दे। ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ये सब चीज़ें तभी संभव हो पाएंगे जब उस तरह के इंस्टीट्यूट अपने बनेंगे, वहाँ पर हम अपने लोगों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। कल को हमारे यहाँ अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर पैदा होंगे। हाँ बिल्कुल,
क्योंकि देखिए हमारे समाज में बीमारियों का घर ज़्यादा है, क्योंकि नशा पत्ती हमारे लोग करते हैं। तो नशाखोरी का जैसे प्रचलन बढ़ रहा है समाज में, चमारों में खासकर जो है आजकल शादी ब्याहों में भी नए नए युवा 12, 14, 15 साल के लड़के भी उसको शौक में बियर शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वैसे तो ये नशाखोरी वाला जो आपने कहा है ये बहुत पहले से है। पहले टाइम में पुराने बुजुर्ग भी हुक्का भी पीते थे, दारू वगैरह भी पहले से पीते आए हैं, काफ़ी टाइम से ये कुरीति चली आ रही है। लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले बढ़ गई है। अब युवा भी इसको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, में गिरने की और घरों में पीटने की, अपनी औरतों को पीटना, चेतना। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी हैं और इस पर रोक लगाने की जरूरत है। वैसे तो नशाखोरी के ऊपर गुरु समनदास जी ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने हमारे गांव में भी जो सत्संग भवन बना है जी, तो उनके रहते रहते यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन हुए हैं और एक बड़ी जनसंख्या हमारे गांव में से भी उनके अनुयायी हुए और उन्होंने इन कुरीतियों को छोड़ा जी। अब थोड़ी सी ये समस्या फिर से बढ़ती जा रही है, तो मैं तो युवाओं को यही कहूँगा कि आप नशाखोरी से बचें। ये एक स्लो पॉइजन है जो आपकी ज़िंदगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। इस चीज़ से दूर रहे। इस पैसे का यूज आप अपने बच्चों की एजुकेशन, अपने और उनके स्वास्थ्य के लिए खर्च करें, तो इससे आपकी तरक्की बहुत तेज़ी से होगी। क्योंकि देखिए दर्शकों, चमारों के गांव में ज़्यादातर ऐसे गांव मिल जाएं, ऐसे गांव में ऐसे लोग मिलेंगे, 5-10 विधवाएं आपको जरूर मिलेंगी जो शराब के कारण जिनके पति मरे हैं या उनके गुर्दे फेफड़े खराब हो गए हैं, वो उस वजह से मरे हैं, क्योंकि इलाज का हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है। तो इसलिए अपने शरीर को खराब करने से बचाएं ताकि शरीर खराब ना हो। और गुरु रविदास जी ने भाई 600 साल पहले शायद इसीलिए हमारे समाज को कहा होगा, उन्होंने कहा कि रविदास मदरा नहीं पीजिए चढ़कर जा उतराए, नाम महारस पीजिए चढ़े नहीं उतराए। कैसी शराब का क्या पीना जो कुछ समय के बाद ही उतर जाती है। अगर कुछ करना है तो नाम करिए, नाम रोशन करिए, जो लोग तुम्हें झुक करके सलाम करें। तो नशा पत्ती से बचें, क्योंकि भाई अगर सबसे ज़्यादा मरने वालों की कोरोना काल में भी और वैसे भी उन्हीं लोगों की मरने की संख्या थी जिनके पास इलाज का पैसा नहीं है। हज़ार रुपये आज डॉक्टर फीस लेते हैं। बच्चों को नज़ला जुकाम होने पर 2-2 हज़ार रुपये की दवाई आ जाती है। इसलिए आप सभी लोग जो हैं नशाखोरी से बचें, गंदे खान पान से बचें। संतों ने बड़ी मुहिम चलाई हुई है रविदासिया समाज के कि भाई नशा पत्ती से हमारा समाज के बर्बाद होने की ज़्यादा संभावना है। आपको क्या लगता है, ऐसा कोई गांव है जहाँ नशा पत्ती नहीं होती हमारे समाज में? देखिए अब ये है कि कुछ जगहों पर ये काफ़ी कम भी हुई है। बहुत से गांव हैं जहाँ पर ये चीज़ें बहुत कंट्रोल हो गई, लेकिन फिर भी काफ़ी जगहों पर है कि जहाँ काफ़ी भी है। पर ऐसा नहीं है कि किसी गांव में सभी लोग पीते हैं या किसी गांव में बिल्कुल ही नहीं पीते। काफ़ी चीज़ें हैं जो कंट्रोल हुई हैं। शिक्षा के प्रसार से थोड़ा कंट्रोल तो हुआ है। अगर सुधार हुआ है तो उसके पीछे ना बड़े मिशनरियों का, समाज सुधारकों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत मेहनत की है जिस वजह से परिवर्तन हुआ है। तो ये एक बड़ा विषय है, नशाखोरी से बचें। आप जो है नशा बिल्कुल ना करें। वो जो पैसा नशे में आप बर्बाद कर रहे हैं उसे अपने भविष्य के लिए सुरक्षित। देखिए एक हम ना बहुत दिनों से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, बार बार रिपीट होती है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षा तो हमने ली जी, ऐसा तो नहीं है हमारा समाज अनपढ़ रह गया अब जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन शिक्षा का दायरा पहले से बहुत बड़ा हो गया है। काफ़ी लोग शिक्षित हो गए हैं जी, और संगठित भी हुए। नो डाउट हमारे इतने सारे संगठन बने हैं, हमने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, तो संगठित भी हुए, नो डाउट इसमें। जी, और संघर्ष भी कर ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, संघर्ष की तो खैर इस पर कोई खास कहने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब बार बार इन तीनों चीज़ों को काफ़ी कुछ हद तक हमने किया, उसके बावजूद भी फिर भी कहीं ना कहीं हमें यही बात महसूस होती है कि फिर भी हम पिछड़े हुए हैं। हाँ, उसका मेन कारण जो मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे साथ जो मेन समस्या है कि हमने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं किया अभी तक। बिल्कुल। हमारा मेन फोकस पैसे कमाने पर होना चाहिए। जी जी, तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए हमारे? देखिए आपका पैसे कमाने की तरफ मेन फोकस होना चाहिए जी, जिसके लिए आपको व्यापार करना पड़े या कोई भी रोजगार का साधन जो आपको मिले, जो आदमी जैसा हो उसके अकॉर्डिंग वो अपना रोजगार का साधन चुने। कोई जो सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, जिनको मिल रही है वो वहाँ जाएं, जो प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं, जाना चाहते हैं वो वहाँ जाएं, जो व्यापार करना चाहते हो वो व्यापार करें जिनके बस का हो, जिनके पास खेती बाड़ी है और वो खेती बाड़ी में इंटरेस्टेड है वो वहाँ उसको करें।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको खाली नहीं रहना, आपको पैसे कमाना है, आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। आर्थिक आज़ादी ही आपको वास्तविक आज़ादी दिलाएगी, वरना तब तक आप गुलाम रहोगे। देखिए, पैसा इंसान की ज़रूरत है। पैसे की बदौलत जो लोग, जिन लोगों को कैंसर है, वो कुछ देशों में जा करके पैसे की बदौलत ही तो इलाज बिल्कुल करके आ रहे हैं ना। जिनके पास बिना पैसे के आप शिक्षा नहीं ले सकते, चिकित्सा नहीं ले सकते, समाज में आप सम्मानजनक जिंदगी नहीं जी सकते, ठीक है। आपका कोई काम पैसे के बगैर नहीं होगा। यानी कि हमारा लक्ष्य पैसा कमाना पहले होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पैसे उसके बाद आप समाज सेवा भी कर पाओगे, बाकी सब कोई काम आपका नहीं रुकेगा। और हम यही चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो भाई हमारे लोगों को हर तरह से जो है, जो साक्षर लोग नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप अपने आप में प्लम्बर बने, इलेक्ट्रिशियन बने, कारपेंटर बने, क्या बिल्कुल, आप ऑटोमोबाइल के फील्ड में जाइए, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। हाँ, ठीक है, प्लम्बिंग का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं, ये मकानों को बनाने का काम मिस्त्री होते हैं, वो काम आप करिए, एसी के मैकेनिक बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो तसला ढूंढने में ज़्यादा आदी होते हैं। हाँ, तो मैंने ये सोच कैसे उत्पन्न, मैं आपको बताऊं, मैं व्यक्तिगत रूप से कई मेरे अगल बगल में मेरे परिचित हैं जिन लोगों ने ITI कर ली है, ठीक है, लेकिन वो आज भी तसला ढो रहे हैं। एक समस्या हमारे साथ और मैंने इस एरिया में देखी है कि हमारे लोग बाहर जाने से कतराते हैं। देखिए, आपको घर का मोह छोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। माँ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चे का मोह त्यागे और अपने बच्चे को बोलें कि आप जाओ और कमाओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं अपने ही गाँव में देखता हूँ कि माँ बाप बच्चों को नहीं भेजते बाहर। हाँ जी, हमने देखा है, जैसे मजदूर की ना, मिस्त्री भी ना ऐसा, ओए तो तसले मसाला बना, ये ला, अबे तबे, उसको ऐसे व्यवहार किया जाता है। लेकिन जो मिस्त्री बन जाता है, कारीगर होता है, हाँ, उनको मिस्त्री जी, मैकेनिक साहब, इंजीनियर साहब, इस तरह से सम्मानजनक शब्द मिल जाते हैं, जी लग जाता है उसके साथ में। ये हमारे भारत देश में बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, जबकि आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो ये समस्या इस हद तक नहीं है। वहाँ पर मजदूर को का भी एक अपना सम्मान है जी, तो वो वहाँ मिलता है, लेकिन भारत में नहीं है अभी तक ये चीज़ें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपका ना एक समाज के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या मैं और देख रहा हूँ, ये है धीरे धीरे कम हो रही, हालांकि इसका क्रेडिट मैं काफ़ी हद तक भीम आर्मी को दूंगा। एक जातिगत हीन भावना जो है लोगों में, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जातिहीनता का, जातिगत हीन भावना लोगों में भरी पड़ी है। वो सोचते हैं कि चमार जो जाति है वो एक नीच जाति है। देखिए, इस एक चमार जाति को कितने नाम लोगों ने दिए। कोई इनको बहुजन बोलता है, कोई हरिजन बोला गया, कोई हरिजन बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जातियां ही बदल ली हैं। तो ये जातिहीनता से जो हमें नुकसान हो रहा है, इसके क्या हमारे पास क्या रोकने के क्या जरिया है? देखिए, मैं छोटी सी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जातिगत प्रताड़ना के काफ़ी केस झेले हैं। मैंने भी इन चीज़ों को काफ़ी हद तक फेस किया है। पूरी कहानी सुनाऊंगा तो मतलब आज पूरी रात निकल जाएगी। जी। तो मैं एक शॉर्ट में एक छोटी सी कहानी घटना बताऊंगा आपको, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये चीज़ें कितनी गंभीर हैं। मैं एक नोएडा की कंपनी में एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया जी। और ज्वाइन करने के बाद फिर वहाँ पर इंट्रोडक्शन शुरू हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट में जी। तो मैं फाइनेंस में गया, फाइनेंस के GM थे, उनके साथ मेरा इंट्रोडक्शन होना शुरू हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा, जी आपका, हाँ जी आपका क्या नाम है? मैंने कहा जी मेरा नाम दिनेश कुमार है। पूरा नाम क्या है? मैंने कहा दिनेश कुमार ये पूरा नाम। कि नहीं सरनेम तो कुछ होगा? मैंने कहा सर कुमार है मेरा सरनेम जी। नहीं मेरा मतलब तुम्हारी कास्ट क्या है? मैंने कहा जी आगे मुद्दे पे तो मैंने कहा जी मैं चमार हूँ। अब इतनी बात सुनकर वो आदमी सर सकपका सी गया कि कोई आदमी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि मैं चमार हूँ। आज से पहले उसे कोई नहीं मिला होगा ऐसा। बिल्कुल। तो उसने बोला कि तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर? मैंने कहा जी यहाँ नौकरी करने आया हूँ मैं। कह रहे नहीं तुम्हें तो आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें तो आरक्षण है, वहाँ क्यों नहीं जाते? अब मुझे उसकी बात बड़ी बुरी लगी, लेकिन मैं क्या है ना कि जब मुझे कोई इस तरीके की बात करता है, इस चीज़ से मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, मैं इसको कभी निगेटिव नहीं लेता। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा सर
बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं। हमारी जितनी बड़ी जनसंख्या है, हमारे समाज में अब इतने शिक्षित लोग हो चुके हैं कि एक नौकरी के लिए आप 10 लोगों की जगह को बुलाएंगे तो आपके 1000 आदमी आएंगे। तो इतना आसान नहीं है नौकरी मिलना। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं तो यहाँ आपके बीच में भी नौकरी कर लूँगा कि मेरा सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जो वैकेंसी है आरक्षण वाली, वो मैंने अपने लोगों के लिए छोड़ दिया और मैं तो ये नौकरी लूँगा, मैं तो यहाँ नौकरी करूँगा, वो एक सीट उनके लिए बचाऊँगा। मेरी ये बात सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया और चुप हो गया। उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, कुछ पूछताछ नहीं करी, ठीक है आप जाइए। फिर मैं गया। हालांकि उसके बाद भी मेरे साथ कई इस तरीके की चीज़ें वहाँ जब तक मैंने नौकरी की होती रही, लेकिन ठीक है, चलता है। लेकिन आपने अपनी जाति को छिपाया नहीं ना। नहीं। आपने अगर आप दलित बताते, बहुजन या सरनेम लगाते, अल्टीमेटली मुझसे फिर जाति पूछी ही जाती। बिल्कुल। आप एससी कहने के बाद आपकी जान नहीं छूटती। जी जी जी। वो आपके मुंह से सुनना चाहता है, आप चमार हो, आप भंगी हो, आप पासी हो, क्या हो। तो ये आरक्षण का दोष जो है चमार जाति को ही क्यों देते हैं, जबकि शेड्यूल कास्ट में तो और भी जातियां आती हैं, वो भी सब आरक्षण का लाभ लेती हैं। हाँ, अगर सारा आरक्षण का लाभ हमारे लोगों को मिला होता तो हम तो सारी नौकरियों में होते। हाँ देखिए, आज भी हमारे लोग ईंटें बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, तसले ढोते हैं, फिर वो ये आज भी प्रमाण में देखने को मिलता है और कलंक हमारे माथे पे लगाते हैं। देखिए इसका एक बड़ा कारण है कि शेड्यूल कास्ट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जाति चमार है। ठीक है। शिक्षा के मामले में भी सबसे पहल जो थी वो चमार जाति ने ही की जी। ठीक है। तो डेफिनेटली जब हम शिक्षा सबसे पहले लेना शुरू करेंगे तो सबसे पहले शिक्षित हम होंगे, तो नौकरी के लिए भी हम ही दावेदार होंगे। जो भंगी या वाल्मीकि बोलिए, जो भी उन लोगों ने हमसे हमारी देखा देखी बाद में इस चीज़ की पहल की। आज की तारीख में वो भी सरकारी नौकरी में बहुत हो गए। अब जैसा कोरी जाति है, कोरी जाति बहुत है सरकारी नौकरियों में जी। वो भी है, लेकिन सबसे बड़ी जाति होने के नाते डेफिनेटली नौकरी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप परसेंटेज वैसे देखोगे जगह जगह, तो आपको सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट में चमार ही मिलेंगे। ठीक है। लेकिन चमार एक प्रधान जाति है भारत हाँ। में, जो है सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में इनके। हाँ। आप जम्मू कश्मीर से लेकर और देश के किसी कोने तक चले जाइए, आपको जाति हर जगह मिलेगी। अच्छा, तो इसके जो स्वाभिमान के लिए जो इनमें झीनता भरी हुई है, हमने देखा है बहुत सारी लड़कियां भी, लड़के भी फेसबुक पर सरनेम चेंज कर करके उनका पता चलता है कि वो आईडी कौन चलाते हैं, प्रोफाइल से पता चल जाता है, लेकिन सरनेम वो अलग लगाए रखते हैं। तो ये जो हीनता भरी हुई है, कैसे निकले इन लोगों में, ये कैसे गौरव गाथा को अपने कैसे? देखिए पहले तो हमें भी नहीं पता। सबसे पहले तो आपको अपना इतिहास जानना पड़ेगा। हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है कि अगर आप एक बार उसको जान गए तो आपको कोई हीन भावना से नहीं भर सकता। सारी दुनिया मिलकर भी आपको हीन भावना से ग्रस्त नहीं कर सकती। सही है। देखिए अभी जानकारी के अनुसार पता चला है लोगों को, अभी क्योंकि सोशल मीडिया जब से आया थोड़ी जागृति बढ़ गई है, क्योंकि इसके संदेश से लोगों को पता चलता है कि दुनिया की सबसे खूंखार लड़ाई जापान से चमार रेजिमेंट ने लड़ी। कोहिमा में जो लड़ी गई थी कि इनकी अपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, आपको पता होगा शायद, सतनाम सिंह का आपने नाम सुना होगा है। उनकी एक किताब है जो मैंने मंगाई थी, चमार जाति का गौरवशाली इतिहास। उस किताब को मैंने मंगाया, मैंने उसको पढ़ा और उसको मैंने उसकी छोटी छोटी पोस्ट बनाकर भी सोशल मीडिया पोस्ट की कई बार। तो उस किताब को हर आदमी को, हर चमार को अपने घर में रखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। सिर्फ आप उस किताब को मंगा के पढ़ लीजिए, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, कोई आपको दबा ही नहीं सकता। यानी कि उस आपका कहना है कि यदि उस किताब को पढ़ लें, उसमें इतना हमारे चमार समाज का बारे में लिखा हुआ है कि हम किसी से भी बहस कर सकते हैं। देखिए मैंने मेरी भी 44 साल की एज होगी, मैंने अपनी लाइफ में जरूरी नहीं कि मतलब जो मैंने देखा है वही सब कुछ सही है या मुझसे जो लोग मिले वही सब कुछ है, पर 44 साल की लाइफ में मुझे एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चमार नहीं मिला। ठीक है, होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। क्रेडिट लड़ाई हमने लड़ी, क्रेडिट कोई और ले गया। उसका एक कारण है ना, जबकि सतनाम सिंह की जो बुक है उसमें बकायदा एड्रेस के साथ लोगों के नाम पता तक दिया गया है कि कौन कौन लोग, उनको क्या क्या सजा हुई थी, कहाँ के रहने वाले। तो उस किताब, पूरी किताब भरी पड़ी है, लेकिन दिखते नहीं। हाँ बिल्कुल। और जलियांवाला बाग कांड में भी बिल्कुल की सबसे ज्यादा मारे गए थे। वो लड़ाई ही यही थी। देश आजादी में हमारा योगदान सबसे ज्यादा था। आजाद हिंद फौज में हमारे लोग थे। उधम सिंह जैसे योद्धा हमारे समाज से थे। बिल्कुल।
उन्होंने जर्नल डायर को वहाँ उनकी अपनी जो इतिहास की अपनी एकमात्र घटना है वो। तो ये केवल हमारे इतिहास में हमारे लोगों ने अपने इतिहास को जानना नहीं चाहा, इस कारण ये हुआ। और हम तो उनका भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने एक इतिहास को संजोया, किस किस तरह से उन्होंने ढूंढ। बिल्कुल, सतनाम सिंह ने जो काम किया है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए चमार जाति उनकी आभारी है। मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया ना वो सराहनीय है आज भी। और बाबू जगजीवन राम ने एक शैलेंद्र कुमार हुए हैं जिनके गानों से जो है राज कपूर वगैरह ये सब बड़े सुपरस्टार बने हैं। वो लेखक थे, वही राइटर थे, शैलेंद्र कुमार जी, वो भी हमारी चमार जाति से थे। बाबू जगजीवन राम ने उनके बारे में कहा था कि गुरु रविदास जी के बाद दूसरे कवि हैं हमारे समाज के। हाँ, तो हम लोगों को गर्व करना चाहिए। आज कैलाश खेर जैसे जो है सिंगर, इतने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंगर हैं जो पूरी दुनिया में गाते हैं जा जाकर, वो भी हमारी चमार कौम से हैं भाई। हम लोगों को अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। अभी न्यू जनरेशन में गिन्नी माही, हाँ, गिन्नी माही अभी देख लीजिए। तो ये जो हैं अपनी मुखार बिन से जलवे बखेरने वाले जी। और गुरु रविदास जी ने भी एक शब्द में लिखा है, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई जो जिस चीज़ का अध्ययन करता है उसको पता होता है। उन्होंने लिखा है, उस समय लिखा कि हम बड़ कवि कुली, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कबू ननासी। कि हम बड़े कवि कुलीन पंडित योगी जपी तपी सन्यासी, हमारे समाज में क्यों क्या कौन क्या नहीं बना बताओ। ऋषि मुनियों में कितने बड़े बड़े नाम, ऋषि वाल्मीकि जी का लिया जाता है, गुरु रविदास जी का विद्वानों में कबीर जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इतने बड़े बड़े समाज में विद्वान हुए, उन्होंने